आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर ज्योग्राफी से, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी से क्लास 10। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम हमारा होने वाला है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसको भी हम लोग उसी तरीके से खत्म करेंगे जैसे कि हम लोग अपने पहले चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, तो बारीकी से हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को ना शुरू करने से पहले हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि पहले इसके हेडिंग को समझ लीजिए, है ना, ताकि आपको ये तो मालूम चले कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, किसके ऊपर ये चैप्टर हमारा होने वाला है। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये जो चैप्टर हमारा होगा वो फॉरेस्ट के ऊपर होगा, यानी कि जंगल के ऊपर होने वाला है, और जंगल में रहने वाले हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में होने वाला है। मतलब ये हो गया कि जंगल के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ जंगल में जो हमारे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है ना, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर हमारा घूमने वाला है वो दो ही चीज़ों के ऊपर घूमने वाला है, दो ही चीज़ों के आसपास घूमने वाला है। पहला हो गया आपका फॉरेस्ट, जंगल, और जंगल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के प्रजाति। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे चलो ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब समझ में आता है कि जंगल होता है। वाइल्ड लाइफ का मतलब ये समझ में आता है जो कि जंगलों में रहते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे जंगली पेड़ पौधे हैं, उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। लेकिन रिसोर्सेज यहाँ पे क्यों लिखा गया? क्योंकि हमारा जंगल भी, हमारा जानवर भी अपने आप में क्या एक रिसोर्स है, क्योंकि वो भी हमारे नीड को पूरा करता है ना। और याद कीजिए, आपने पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा है, रिसोर्स का मतलब वो हर कुछ जो कि आपके जरूरत को पूरा कर दे, वही हमारा रिसोर्स कहलाता है। तो भाई आपका जंगल, आपका वाइल्ड लाइफ, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, चाहे वाइल्ड प्लांट हो, कोई भी हो, जंगली जानवर हो, चाहे जंगली पेड़ पौधे हो, वो आपके नीड को पूरा करता है। इस मायने में यहाँ पे रिसोर्स लिखा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इस चैप्टर का आपका टॉपिक है वो है फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। तो बेशक ये चैप्टर थोड़ा सा चैप्टर नहीं, टॉपिक, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन मेन हेडिंग आपका क्या है? फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। इसी के अंदर आपको छोटा छोटा टॉपिक हमने डिवाइड कर दिया है आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके और आपका एक बेहतर तरीके से नोट्स भी बन जाए। इसीलिए हमने जो है इस टॉपिक को छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, तो वो भी आपको मिलता चला जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? आपने बचपन वाले क्लास में खूब पढ़ा है। फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे, है ना, फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे, और फाउना का मतलब जानवर। ठीक है, तो पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि भारत के बारे में है, यानी कि भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट रेंज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब कि पूरी दुनिया में, हालांकि दुनिया में अलग अलग कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे कि बहुत भयंकर रूप से जंगल भी है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी है, लेकिन बहुत सारे कंट्री में एक कंट्री हमारा भारत भी आता है। मतलब कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री हैं, और उस कंट्री में से एक हमारा भारत भी ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि बहुत बड़े नंबर में, यानी कि बहुत ही बड़े नंबर में हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज, यानी कि बाकी अलग अलग कंट्री के तुलना में भी हमारा भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि जो कि इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट रेंज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मायने में बहुत आगे है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ भाई? देखिए, बायोलॉजिकल का मतलब हो गया ना जो कि लिविंग थिंग्स है। बायोलॉजिकल का मतलब जो लिविंग थिंग्स है, और यहाँ पे लिविंग थिंग्स का मतलब दो ही चीजों के ऊपर बात हो रहा है, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। तो भारत में प्लांट और एनिमल का कमी नहीं है, अलग अलग प्रकार के हमारे पास प्लांट है, एनिमल भी है ना। और डाइवर्सिटी यहाँ पे क्यों कहा गया? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज, है ना। तो भारत में यदि आप गौर करेंगे तो भारत में डिफरेंट डिफरेंट आपको प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स के अंदर में विविधता बहुत ज्यादा है, अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये देखिए, बेशक पहला पॉइंट आपका आसान है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये अब समझ में आ गया कि पूरी दुनिया में हमारा भारत भी एक ऐसा कंट्री है जिसके पास लिविंग थिंग्स के रूप में प्लांट और एनिमल बहुत ही अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हमारे पास प्लांट है, एनिमल है, जो कि बहुत अलग अलग प्रकार के हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज अबाउट 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। सोचो, पूरे वर्ल्ड में भारत के पास, इकलौता भारत ऐसा कंट्री है जिसके पास की पूरी दुनिया का 8% अकेला स्पीसीज है, अकेला। स्पीसीज में यहाँ पे हमारे प्लांट भी हैं और एनिमल भी है, दोनों। स्पीसीज का मतलब यहाँ पे आपको केवल एनिमल नहीं समझना है, स्पीसीज का मतलब यहाँ पे आपको प्लांट के साथ साथ एनिमल भी समझना है। मतलब कि हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो लगभग 200 कंट्री हमारे आसपास हैं, लगभग 200 कंट्री हैं। उन 200 कंट्री में से इकलौता भारत ऐसा कंट्री है जो कि अपने में अकेला 8% स्पीसीज को समाये हुए हैं। 8% पूरे स्पीसीज का, प्लांट और एनिमल का। सपोज करें कि पूरी दुनिया में हाँ, पूरी दुनिया में 100% स्पीसीज है, प्लांट और एनिमल है, तो 100% का 8% केवल हमारे भारत में ही है। सोचो कितना बड़ा बात है ना। आगे बढ़ते हैं। About 10% of wild flora and 20% of fauna are on the threatened list। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी एक समस्या है। समस्या क्या है? देखिए, 10% वाइल्ड फ्लोरा। 10% वाइल्ड फ्लोरा का मतलब क्या हुआ? जंगली पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे। तो हमारे भारत में ना 10% ऐसे जंगली पेड़ पौधे हैं और 20% ऐसे जानवर हैं जो कि खत्म होने के कगार पे है। थ्रेटन लिस्ट का मतलब क्या हो गया? खत्म होने के कगार पे है। वो खत्म नहीं हुआ है लेकिन खत्म होने के कगार पे है। जिस प्रकार से हम लोग कटाइया कर रहे हैं जंगल का, जिस प्रकार से हम लोग अपने जरूरत के लिए जंगल का कटाई कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हाईवे बना दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना दे रहे हैं, एयरपोर्ट बना दे रहे हैं जंगलों को काट के, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 10% जंगली पेड़ पौधे और 20% हमारे जानवर जो हैं खतरे के निशानी पे है, मतलब कि वो खत्म होने के कगार पे है। यदि यही सिलसिला चलता रहा तो एक समय में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जितना अच्छा हमारा भारत पेड़ पौधों और जानवरों के मायने में है, उतना ही ये थोड़ा बहुत खराबी भी है, मतलब कि वो थोड़ा बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहा है, खत्म होने के कगार पे है। और खत्म होने के कगार पे क्यों है? क्योंकि हम लोगों के कारण, है ना। हम लोग अपने जरूरत के लिए जंगलों को काट रहे हैं, अपने जानवरों को मार रहे हैं, जो कि गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इज एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया। और बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर तो ऐसे भी हैं जो कि भारत से पूरी तरीके से एक्सटेंड हो चुके हैं, मतलब कि खत्म ही हो चुके हैं, है ना। जैसे यदि हम जानवर का बात करें खास करके, तो जानवर में आप डोडो पक्षी ले लीजिए। पहले डोडो पक्षी पाया जाता था, लेकिन आज पक्षी नहीं है कहीं पे, डोडो खत्म हो गया, है ना। उसके बाद डायनासोर नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये तो कॉमन सा एग्जाम्पल हो गया, कुछ और एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आपके भारत से ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आगे कौन कौन से हैं वैसे? जैसे चीता है, चीता पूरी तरीके से खत्म हो गया है भारत से, नहीं है, भारत में है ही नहीं। अभी फिलहाल लाया गया था सऊदी अरेबिया या फिर कहाँ से लाया गया था, 5 या 6 चीता है जो कि नरेंद्र मोदी उनको जंगलों में छोड़े थे, मतलब कि उन्हीं के नजरिए में वो लाया गया था। अभी फिलहाल में ये 5-6 महीने पहले का बात हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो 5-6 महीने पहले जो है हमारे भारत में कुछ चीते, 4-5 चीते लाए गए हैं। सोचो, हमारे भारत में चीता अपना है ही नहीं। ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है। चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट एंड प्लांट्स लाइक, ये तो कुछ जानवर के नाम हो गए, जैसे चीता हो गया, उसके बाद पिंक हेडेड डक हो गया, माउंटेन क्वेल हो गया, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट हो गया। ये कुछ जानवर हैं जो कि पूरी तरीके से भारत से खत्म ही हो चुके हैं। ठीक है, एंड प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स भी हैं जो कि खत्म हो चुके हैं, जैसे प्लांट्स लाइक मधुका इंसिग्निस, इसको हम लोग, ये एक प्रकार का ना जंगली महुआ का पेड़ होता है। महुआ मतलब वही जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा नशीला पदार्थ होता है ना। तो मधुका इंसिग्निस ये खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। ये एक महुआ है, जंगली महुआ का पेड़ होता है ये। एंड उसके बाद ह्यूबिडिया हेप्टेन्यूरॉन, ये जो है ना एक प्रकार का घास है, ये भी आपके भारत से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मतलब कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि भारत से आज के समय पे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि पूरी तरीके से गायब हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि IUCN। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा नाम है, इतना बड़े नाम के लिए छोटा सा यहाँ पे केवल नाम दिया गया है IUCN। बिल्कुल, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग केवल IUCN ही कहते हैं।
ठीक है। अब आप यहाँ पे अलग से दिमाग लगा के इसका फुल फॉर्म ये मत बना दीजिएगा, इंटरनेशनल के लिए आई, यू के लिए यू, सी कंजर्वेशन के लिए सी, एन के लिए फिर से एन, फिर से नेचुरल के लिए फिर से एन, रिसोर्सेज के लिए आर, इतना बड़ा लगा के आप अपने दिमाग से कुछ क्रिएट मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि IUCN, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, क्लासीफाई द एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर एज फॉलोज। तो हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जिस्टिंग प्लांट और एनिमल के ऊपर नजर रखता है। मतलब कि अभी फिलहाल में मौजूदा समय में जो भी हमारे धरती पे प्लांट बचे हैं, एनिमल बचे हैं, उनका ये लिस्ट बनाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि ये पूरी तरीके से पता लगाता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, या फिर कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि खत्म होने के कगार पे है, कौन सा एनिमल है जो खत्म हो चुका है, कौन सा एनिमल है जो कि खत्म होने के कगार पे है। यानी कि एग्जिस्टिंग जो भी फिलहाल है उसके ऊपर नजर रखने का काम किसका है, इसी ऑर्गेनाइजेशन का है, IUCN का है। ठीक है, अब इन्होंने जो है ना अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इन्होंने क्लासीफाई किया है एग्जिस्टिंग प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, चलिए उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्लासिफिकेशन है, किसके द्वारा किया गया है, IUCN के द्वारा किया गया है, क्योंकि वही जो है ना इस सब चीज़ों को देखता है कि कौन सा प्लांट बचा हुआ है, कौन सा एनिमल नहीं बचा हुआ है, क्या नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये ध्यान रखता है। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना दिया जिससे के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसको हम क्या कहेंगे, खत्म हो गया जो जानवर उसको क्या कहेंगे, जो बचा हुआ है उसको क्या कहेंगे, जो खतरे के निशान पे है उसको क्या कहेंगे, है ना। तो ये क्लासीफाई कर दिया है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल स्पीसीज। नाम से मालूम चल रहा है नॉर्मल स्पीसीज में कौन से स्पीसीज आएंगे, देखिए ध्यान से। नॉर्मल स्पीसीज आर दोज स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर सर्वाइवल। मतलब कि ऐसे स्पीसीज में हमारे दोनों आते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी। तो ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि अभी फिलहाल ठीक नंबर पे है, ना ही वो खत्म होने के कगार पे है, ना ही वो खत्म हुआ है, मतलब कि उसका संख्या अभी फिलहाल ठीक है, कुछ भी उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नाम से ही मालूम चला नॉर्मल है सब चीज। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज, ऐसे प्लांट और एनिमल जिसका पॉपुलेशन अभी फिलहाल ठीक है, मतलब कि वो अभी खत्म फिलहाल नहीं हो पाएगा, अभी ठीक है, अच्छे तरीके से वो चल रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल स्पीसीज आर कैटल। कैटल में हमारे क्या क्या जाते हैं, कैटल में हमारे गाय, बैल, बकरी, भैंस, ये सब हमारा आ जाता है। उसके बाद रोडेंट, रोडेंट मतलब एक प्रकार का चूहा ही होता है, चूहे का प्रजाति जैसा होता है वो। उसके बाद साल, पाइन, साल और पाइन क्या है, प्लांट है। ठीक है, ये एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जो कि नॉर्मल स्पीसीज है, ये अभी खत्म नहीं हुए हैं और ना ही जल्दी ये खत्म होगा, इसका संख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन इसका बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल स्पीसीज के बाद हमारा आ गया इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब कि ऐसे स्पीसीज, ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि गायब होने के कगार पे है। गायब होने के कगार पे इसका मतलब क्या, कि पूरी तरीके से वो खत्म होने ही वाला है, अब अभी खत्म हुआ नहीं है लेकिन खत्म होने के कगार पे है, तो उसको हम लोग कहेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल वाओ, क्रोकोडाइल भी मतलब खतरे के कगार पे है। ठीक है, तो ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, वाइल्ड एस, राइनो एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि अभी खत्म नहीं हुए हैं लेकिन खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनको बचाने की जरूरत है ना। हाँ, जू में बहुत है, लेकिन जू में देखो क्रोकोडाइल, अब ऐसा तो नहीं है ना कि क्रोकोडाइल हमेशा 100 साल तक जिंदा रहेगा, कुछ मरता भी है, अलग अलग बीमारी हो जाता है, कभी कभी नेचुरल डेथ भी हो जाता है, क्लाइमेट के चेंज होने के कारण भी हमारा जानवर मर जाता है ना। तो अलग अलग समस्याएं हैं जिसके कारण हमारा स्पीसीज जो है गायब हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्मल स्पीसीज और डेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है मालूम चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हम दो और बात करने वाले हैं ना, इन दो को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, उसके बाद है वल्नरेबल स्पीसीज। ये क्या होता है, वल्नरेबल स्पीसीज आर दोज स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी। मतलब कि वल्नरेबल स्पीसीज ऐसे प्लांट और एनिमल के स्पीसीज होते हैं जो कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और खत्म होने के बाद वो उस कगार पे आ जाएंगे, मतलब उस कैटेगरी में चल जाएंगे जहां से कि अब वो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा।
मतलब इसका ये हुआ कि वल्नरेबल स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो खत्म होते 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 वो किस कैटेगरी में चल जाएगा? इंडेंजर्ड स्पीसीज में चल जाएगा। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या कि पूरी तरीके से अब जो है वो खत्म होने के कगार पे ही चल जाएगा। मतलब कि वल्नरेबल स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं प्लांट और एनिमल के जो कि अभी उसका संख्या है, लेकिन यदि वो उसी प्रकार से खत्म होते रहा धीरे धीरे तो फिर वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चल जाएगा। मतलब कि उस लेवल तक चल जाएगा जहां से हम कह सकते हैं कि उसको खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो वल्नरेबल स्पीसीज को यदि हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे स्पीसीज जिसका अभी पॉपुलेशन ठीक ठाक है लेकिन लगातार वो क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहा है, और खत्म होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में चला जाएगा। मतलब कि एक समय के बाद वो भी खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। तो वैसे स्पीसीज को हम लोग कहेंगे वल्नरेबल स्पीसीज। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब ये हो गया कि ये अभी फिलहाल जो है ना इंडेंजर्ड स्पीसीज से ठीक हालत में है। ठीक है, ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा चलते रहा तो फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने में भी उसको समय नहीं लगेगा। आगे एग्जाम्पल्स ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज आर ब्लू सीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि वल्नरेबल स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, रेयर का मतलब मालूम ही होता है लाखों में जो एक दो पाया जाए, है ना। तो रेयर स्पीसीज आर दोज स्पीसीज व्हिच पॉपुलेशन आर वेरी स्मॉल, जिसका पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम है, एंड मे मूव इनटू द वल्नरेबल कैटेगरी। मतलब कि इतना ज़्यादा उसका स्पीसीज कम है, उसका संख्या इतना कम है कि यदि वो वैसे ही खत्म होते रहा तो वो धीरे धीरे किस में स्विच कर जाएगा? वल्नरेबल स्पीसीज में स्विच हो जाएगा, और खत्म होने लगेगा तो फिर वो वल्नरेबल के बाद इंडेंजर्ड में चला जाएगा। मतलब कि ना यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है, एक सीढ़ी बना हुआ है ना। देखिए ध्यान से बताते हैं। रेयर स्पीसीज का मतलब ये हो गया कि ऐसा स्पीसीज जो कि संख्या में कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि वो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे वो खत्म हो रहा है लगातार, यदि वैसा ही चलता रहा तो वो रेयर स्पीसीज एक समय पे किस कैटेगरी में घुस जाएगा? वल्नरेबल स्पीसीज में घुस जाएगा। उसके बाद फिर और उसमें कमी होते जाएगा तो फिर वो इंडेंजर्ड में चल जाएगा, और इंडेंजर्ड में भी कम होने लगेगा तब पूरी तरीके से वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा, यानी कि गायब ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि रेयर स्पीसीज अभी फिलहाल गायब होने से बहुत दूर है। ठीक है, और उसके गायब होने के और नजदीक कौन आ गया फिर हमारा? रेयर स्पीसीज के बाद वल्नरेबल, वल्नरेबल के बाद फिर हमारा कौन आ गया उसके करीब? इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड के बाद फिर हमारा गायब ही हो जाएगा, एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज और रेयर स्पीसीज, ये तीनों का तीनों एक लेवल बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। ठीक है, तो गायब होने के सबसे कगार पे अभी फिलहाल हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उससे कम कगार पे वल्नरेबल स्पीसीज है, और सबसे कम कगार पे अभी फिलहाल हमारा रेयर स्पीसीज है। लेकिन यहाँ पे आप ये भी एक चीज ऐड कर दीजिएगा एग्जाम में कि जैसे जैसे इसका कटैया हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे इसका पॉपुलेशन खत्म हो रहा है वैसे वैसे जो है सारा जानवर एक समय में खत्म ही हो जाएगा। तो जरूरत है इन सभी को बचाने का, प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेयर स्पीसीज भी हमारा हो गया। उसके बाद एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? एंडेमिक स्पीसीज देखिए, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर फाउंड इन ओनली सम पार्टिकुलर एरियाज। मतलब कि ऐसे स्पीसीज जो कि अभी फिलहाल खत्म होने के कगार पे नहीं है, अभी फिलहाल वो ठीक नंबर पे है, लेकिन एंडेमिक स्पीसीज हम लोग ऐसे स्पीसीज को कहते हैं, ऐसे प्लांट और एनिमल के प्रकार को कहते हैं जो कि कहीं कहीं पर ही पाया जाता है, जो कि हर जगह पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है भाई कि हाथी है तो हाथी दुनिया में हर जगह पे पाया जाता होगा, ऐसा तो नहीं है ना। या फिर पोलर बियर है तो क्या पोलर बियर दुनिया में हर जगह पाया जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वो सब हमारा क्या है? एंडेमिक स्पीसीज है। तो ऐसे स्पीसीज प्लांट और एनिमल के ऐसे प्रजाति जो कि अभी फिलहाल अच्छे नंबर पे हैं, वो खत्म नहीं होने वाले हैं अभी फिलहाल, लेकिन कहीं कहीं पर ही वो पाया जाता है, हर जगह पे वो नहीं पाया जाता है। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग कहेंगे एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, आगे अच्छा हाँ, रेयर स्पीसीज का एग्जांपल नहीं दिए थे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, कर देते हैं। रेयर स्पीसीज का एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल्स ऑफ रेयर स्पीसीज आर हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एटसेट्रा। ये सब कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि रेयर स्पीसीज में था। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है वो आप जान गए, इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज आर अंडमान टील, निकोबार पिजन,
अंडमान वाइल्ड पिग एटसेट्रा। तो ये सब जो जगह है अंडमान और निकोबार का केवल यहाँ पे नाम जिक्र हो रहा है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है ना। अंडमान क्या पूरी दुनिया में फैला हुआ है? नहीं, एक छोटा सा आइलैंड है हमारा, है ना। तो अब आइलैंड है तो यहीं से आपको मालूम चल गया होगा एंडेमिक स्पीसीज क्यों कहा गया है, क्योंकि वो किसी खास जगह पर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये जानवर जो भी आपने यहाँ पे देखे वो जो है केवल और केवल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही पाया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, आगे उसके बाद एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब तो समझ ही गए होंगे आप। एक्सटिंक्ट का मतलब जो पूरी तरीके से गायब ही हो चुका है ना। एग्जांपल सबसे अच्छा हमारा है डोडो, डायनासोर, ये सब, और चीता, ये सब। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर दोज स्पीसीज व्हिच आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। कंप्लीटली एक्सटिंक्ट का मतलब पूरी तरीके से वो खत्म ही हो गया है। फ्रॉम अ लोकल एरिया, यानी कि किसी भी लोकल एरिया से वो खत्म हो गया है, या फिर एक छोटे से रीजन से खत्म हो गया, या फिर एक कंट्री से खत्म हो गया, या फिर एक कंटिनेंट से खत्म हो गया, या फिर पूरी दुनिया से ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज, ऐसे पेड़ पौधे या फिर ऐसे जानवर जो कि कहीं पे अब लाई नहीं करता है, कहीं पे नहीं पाया जाता है, वो पूरी तरीके से गायब हो गया, वैसे स्पीसीज को हम लोग कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, कोई डाउट इसमें? जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर चीता, पिंक हेडेड डक एटसेट्रा। इसमें आप डोडो और डायनासोर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, जैसे गुजरात है, गुजरात में पोलर बियर नहीं मिलेगा, तो वहां पर वो पोलर बियर स्टेट स्पीसीज है गुजरात में। नहीं एरिया रीजन क्यों लिखा है? एरिया तो छोटा ही होगा, रीजन छोटा ही होगा। हाँ, वो कह सकते हैं, लेकिन इस यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे है ना, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मतलब एक जगह से वो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया। जैसे आपका कहना है कि सर जब गुजरात है तो गुजरात में पोलर बियर तो नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पे रीजन भी इस्तेमाल हुआ है वर्ड, जिसका मतलब क्या हम समझे कि इंडिया से पूरी तरीके से पोलर बियर खत्म हो गया, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये हो गया कि कोई भी दुनिया का ऐसा कोना जहाँ पे कि एक भी ऐसा रीजन ना बचा हो जिसमें कि वहाँ पाया ही ना जाए। मतलब कि कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा ही जहाँ पे यदि पाया जा रहा है तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज नहीं है। यदि कहीं पे नहीं पाया जा रहा है, किसी भी रीजन में नहीं पाया जा रहा है, तो फिर वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। ठीक है, तो इसको आप केवल ऐसे याद रखिए कि कहीं पे जो नया पाया जाए वो हो गया हमारा एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल भी हो गया। तो ये हमारा पूरी तरीके से जो IUCN ने अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपने से एक टॉपिक क्रिएट किया है कि रीजन्स बिहाइंड डैमेजिंग आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कि ऐसे कौन से रीजन्स हैं, कैसे कौन से कारण है जिसके वजह से हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स डैमेज हो रहा है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि इस प्रकार का टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन कंटेंट है, तो हमने यहाँ पे टॉपिक ही एक बना दिया है ताकि आप समझ सकें और टॉपिक को अलग अलग प्रकार यानी कि बांट के ब्रेक करके आप उसको समझ सकें, एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।